नेशनल एक्शन प्लान पर सिंध मुतहर्रिक। सिंध दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल काबीना से मंजूर। दीनी मदारिस की दोबारा रजिस्ट्रेशन का फैसला दाखिला और मजहबी उमूर के महकमे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान मुजाहिरीन की जानिब से पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किए जाने के बाद बाबे दोस्ती बदस्तूर बंद। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म। क्या पाक अफगान कशीदगी में मजीद इजाफा होने जा रहा है? और पाकिस्तान में साल 2016 के इब्तदाई 6 माह में बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले में 36% इजाफा। गैर सरकारी तंजीम साहिल के मुताबिक 2016 में अब तक 2127 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट न होने वाले वाक़यात की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। सिंध काबीना का आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें दीगर कई बिलों के साथ एक अहम बिल सिंध मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मुसवदे की मंजूरी दी गई है। अब ये बिल नाज़रीन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की सरबराही में कायम एक कमेटी के ज़ेर गौर आएगा जिसको 15 दिन के बाद मंजूरी के बाद आगे सिंध असम्बली से मंजूरी का एक मरहला शुरू होगा। अब ये जहन में रहे नाज़रीन कि आज ही सिंध आर्म्स एक्ट बिल भी सिंध की काबीना ने उसकी मंजूरी दी है और उसके साथ साथ सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन बिल की भी। लेकिन बिलखुसूस हमारे जहन में है सिंध मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जिसके मुसवदे की आज मंजूरी दी गई है। इसी मौके पर आज सिंध काबीना और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से इस अज़्म को दोहराया गया है कि सिंध में नेशनल एक्शन प्लान के नफाज को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और यकीनन मदारिस की रजिस्ट्रेशन इसी ज़िम्न में एक अहम कदम है। सो ये अहम बीड़ा जो सिंध हुकूमत ने उठाया है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, इस हवाले से चैलेंजेस क्या हैं और सिंध हुकूमत इस हवाले से कितनी कामयाब रहेगी, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई मुशीर बराए कानून और एंटी करप्शन हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सिंध में 1/3 मदारिस अनरजिस्टर्ड हैं, इनमें तकरीबन 48 ऐसे हैं जिनके कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं और इनमें से भी निस्फ तो ऐसे हैं जो सिर्फ कराची में ऑपरेट कर रहे हैं। तो सर आप कंफर्म करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में अनरजिस्टर्ड मदारिस भी हैं, उनके कलअदम तंजीमों से भी रवाबित हैं और ज़मीनी सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है? थैंक यू जवाद साहब, आपने मौका दिया कि सिंध गवर्नमेंट का वर्जन मैं आपके सामने रखूं। देखिए जो फिगर आपने कोट किया है इस फिगर की तो मैं तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये फिगर्स अवेलेबल नहीं है, ना कभी हमें इन फिगर्स के ऊपर इस तरह ब्रीफ किया गया है। बट मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये है कि सिंध के अंदर कोई 7550 मदारिस हैं जिनको प्रीवियसली विद इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रजिस्टर किया गया था और इनकी जियो टैगिंग भी हो चुकी है। मैं अब आपको बताता चलूं कि इस लेजिस्लेशन का या प्रपोज लेजिस्लेशन का एक्चुअल मकसद क्या है। देखिए हिस्टोरिकली होता ये रहा कि एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का जिसके तहत मदारिस को पाकिस्तान में रजिस्टर किया जाता था और अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू होता था। तो सिंध गवर्नमेंट पिछले 6-7 महीने से इस इशू के ऊपर काम कर रही थी कि किस तरीके से हम इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की इनपुट को शामिल करें, होम डिपार्टमेंट की इनपुट को शामिल करें ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उन्हीं के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अमल में आना चाहिए। इस सिलसिले में पिछले 6-7 महीने में जो हमारा रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट था उसने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया और मदारिस के मुंतजमीन से मुलाकात भी की, बातें भी की और एक ड्राफ्ट मुसवदा भी उनके साथ तैयार किया जिसके तहत इन प्रिंसिपल सब मदारिस इस बात पे अग्री कर गए थे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के इशू पे हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमें बिल्कुल रजिस्टर कराना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में या इस पर्सपेक्टिव के साथ इस लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट किया गया है, इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है और आज काबीना के सामने प्लेस किया गया ताकि काबीना अप्रूव करे और अप्रूव करने के बाद इंशाल्लाह हम इसको असेंबली में पेश करेंगे। ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड वापस दिया गया और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, उस कमेटी का बेसिक जो परव्यू है वो यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मदारिस के मुंतजमीन उनसे एक बार फिर हम इंगेज हों उनके साथ। ठीक है, मुझे बताएं आपकी फिगर्स क्या हैं? हमारी मालूमात तो ये हैं कि ये फिगर्स बाकायदा एपेक्स कमेटी के रूबरू रखी गई हैं, आईजी पुलिस ने दी हैं सिंध के। आपकी तादाद क्या है? कितने अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं? क्या किसी के कलअदम तंजीम से रवाबित हैं या ऐसा कोई मदरसा नहीं है सिंध में?
जवाद साहब, मैं पिछले 1.25 साल से एपेक्स कमेटी की तमाम मीटिंग्स में बैठा हूं। इस तरह का कोई फिगर हमारे सामने कोट नहीं किया गया। फिगर जो एक्चुअली कोट किया गया है वो 7,550 मदारिस का है जिनकी जियो टैगिंग हो चुकी है। तो मैं जो है ब्लैक एंड व्हाइट पे बिलीव करता हूँ, जो फिगर कोट किया गया उन मीटिंग्स में वो ये फिगर है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो सर, अनरजिस्टर्ड मदारिस या ऐसे जिनके कलअदम से रवाबित हों तंजीमों से, उन पर आपके पास क्या फिगर्स हैं? इस तरह की देखें, अगेन जो मदरसा इस वक्त मेन स्ट्रीम में मौजूद नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है, उसका फिगर कोड करना बड़ा मुश्किल है। किसी के पास वो फिगर इस वक्त फिलहाल मौजूद नहीं है। इस तरह की गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं कि कोई 50 या 55 ऐसे मदारिस हैं जिनकी रिजर्वेशन थी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से, जिन्होंने आज तक रजिस्टर नहीं कराया है। लेकिन 7,550 की जियो टैगिंग हो चुकी है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 95% ऑफ दी मदरसाज इन सिंध। 5% रहते हैं। इंशाल्लाह इस लेजिस्लेशन के थ्रू हम उनको भी मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। सर, इसका मतलब है इन जियो टैग मदारिस में ऐसे मदारिस हो सकते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और कलअदम तंजीमों से रवाबित भी हैं? देखिए, ये अजम्पशंस के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इस इदारे के तहत, इस प्रोसेस के तहत, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें अंदाजा हो जाएगा कितने मदारिस हैं जो रजिस्ट्रेशन। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान जो कि 25 दिसंबर 2014 से नाफिजुल अमल है, कायम अली शाह इंतजामिया हो, उसने अभी तक का जो वक्त है सारा वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन जियो टैगिंग में सर्व किया है। मदारिस को फिल्टर करना या उनके खिलाफ एक्शन का मरहला अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए, हर चीज की लीगैलिटी को चेक करना पड़ता है। लीगल स्टेटस ये है कि वो जो 7,550 मदारिस हैं उनकी ना सिर्फ जियो टैगिंग हुई है बल्कि वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हैं। तो ये कहना थोड़ा सा आई थिंक ज्यादती होगी कि सिंध गवर्नमेंट ने या कायम अली शाह साहब की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। 7,550 मदारिस जो कि तकरीबन 95% मदारिस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग हो चुकी है। आई थिंक इट्स अ वेरी अप्रिशिएटेड। ये आप बता सकते हैं कि अब तक, चले हम सिर्फ कराची की बात कर लेते हैं, क्या ऐसे कुछ मदारिस आए मंजर आम पर जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की इस बुनियाद पर कि उनके कलअदम तंजीमों से रवाबित थे? क्योंकि कराची ऑपरेशन तो बहरहाल जारी है। ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में जारी है नेशनल एक्शन प्लान के तहत। इसके लिए मेरे पास वो फिगर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कराची के अंदर कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। ये मेरे लिए इस वक्त गलत फिगर में कोट नहीं करूंगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट अगर आप मुझे कहेंगे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। विल होप कि आपके पास ये फिगर्स होंगी जब नेक्स्ट टाइम वी एंगेज विद यू। अब ये फरमाएं कि ये जो मजहबी स्कॉलर्स को भी ऑन बोर्ड लेना है, ये भी आज मुराद अली शाह साहब भी फरमा रहे थे कि मजहबी हल्के ताउन करें, तो इस हवाले से अभी क्या चैलेंजेस हैं या खदशात क्या हैं आपकी काबीना के? देखिए, मैंने आपको गुजारिश की कि हम पिछले 6-7 महीने से इस इशू पे काम कर रहे थे और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उसने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू शुनीद की थी और इन प्रिंसिपल तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो अग्री कर गए थे इस प्रोपोजिशन से। अब चूंकि कैबिनेट ने वो ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया, इस ड्राफ्ट को मनवन उनके साथ शेयर किया जाएगा। उनकी जो रिजर्वेशन होंगी उनको कानून के दायरे में आके परखा जाएगा। अगर उन रिजर्वेशन को हम इनकॉर्पोरेट कर सके तो इंशाल्लाह करेंगे। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, पहले भी उलमा ने बड़ा सपोर्ट किया है इस ऑपरेशन में सिंध गवर्नमेंट को, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आई डोंट सी एनी इशू। तो मुर्तज़ा साहब ये फरमाएं कि अब ये जो रजिस्ट्रेशन का बिल है, सो क्राइटेरिया क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? निसाब भी एक क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का या ये सरीहन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है? देखिए, 2-4 चीजें अगर आप इस बिल के मुख्तलिफ नुकात को पढ़ेंगे तो उसमें प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन इस तरह किया गया है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो जिले का कमिश्नर होगा जो इशू करेगा। जब कोई भी मदरसा रजिस्टर होने के लिए आता है तो वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो तफसील बयान करेगा कि वो कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कितने तालिब इल्म की कैपेसिटी उसके पास है, कितने तालिब इल्म उसमें लोकल स्टूडेंट्स हैं, कितने जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान में रहने के या नहीं, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। इसके साथ साथ जिस जमीन के ऊपर वो मदरसा बिल्ड किया जाएगा, आया उसकी मिल्कियत आपके पास है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है, उसके लिए डीसी से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ
जो मदरसे के मुंतजिमीन जो उलमा हजरात हैं उनके बारे में होम डिपार्टमेंट से एक एनओसी आएगी कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई तशवीश आमेज। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द वेरी एंड ये एनजीओज के हवाले से भी आज एक अमेंडमेंट हुई है, तो कुछ एनजीओज भी ऐसी आई हैं रेडार पे जो अंडर कवर किसी और मकासद के तहत काम कर रही हो? देखिए, ये बातें बिल्कुल की जाती हैं कि इस तरह की एनजीओज पूरे मुल्क में मौजूद है जिनका एक्चुअल पर्पस शायद हमें नहीं पता, और उस वक्त जब उनको रजिस्टर किया जा रहा था तो इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में इसको क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया गया था। तो सिंध गवर्नमेंट ने यही फैसला किया, बार बार हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग में भी ये फैसला हुआ था। मुर्तज़ा वहाब साहब, सिंध के सूबाई मुशीर बराए एंटी करप्शन, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये फरमा रहे थे कि अब एक बिल की सूरत में एक निज़ाम वज़ा किया जा रहा है मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। वो कह रहे थे ऐसे मदारिस सिंध में जिनकी जियो टैगिंग कम अज़ कम मुकम्मल कर ली गई है 7,500 से ज़ायद हैं। इस वक्त वो ये कह रहे थे कि वो एग्जैक्ट फिगर्स इस हवाले से नहीं दे पाएंगे कितने मदारिस ऐसे निकले जिनके कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं। प्रोग्राम में बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन। पाक अफगान चमन बॉर्डर फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है और उसकी वजह है अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया जाना बॉर्डर पर। इस पर कुछ बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक अफगान चमन बॉर्डर पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है और इसका पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान में कुछ मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पाकिस्तान मुखालिफ एक मुजाहरा किया और उसमें पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया गया, और ये ऐसे वक्त में किया गया जब सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में भी मुजाहिरीन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक ताज़ा बयान जो कि बलोचिस्तान से मुतल्लिक था पर एहतजाज कर रहे थे। अफगानिस्तान की जानिब से मुजाहिरीन ने इस सरहद पर वाक़े बाब दोस्ती पर पथराव भी किया। नतीजा इसका यह निकला कि अब यह बाब दोस्ती बंद है। इस ज़िम्मे पाक अफगान हुकाम की आज एक फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये बेनतीजा ख़त्म हो। तो इस बात से कतई नज़र कि सरहद के दोनों जानिब इस बॉर्डर के बंद होने से लोगों को किस परेशानी का सामना है, तिजारती नुकसान क्या हो रहा है, बहरहाल किसी मुल्क के बॉर्डर पर उसका परचम नजर आतिश किया जाना एक इंतहाई संगीन मामला है। इस संगीन मामले पर पाकिस्तान अब कहां और किस तरह आवाज़ उठाएगा और पाकिस्तान को कैसे हम ये समझें कि मामलात इस नौबत तक पहुंचे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं और बैनुल अक़वामी खबर रसाई एजेंसी AFP से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी। कोयटा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब, और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। शहजादा साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, अगर आप हमें ये इंसाइट दे पाएँ कि एक एहतजाज पाकिस्तान में हो रहा था, एक अफगानिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान में मोदी साहब के मुखालिफ, वहां पाकिस्तान मुखालिफ, ये दोनों एहतजाजों का महवर आखिर ये बॉर्डर क्यों था? ये दोनों तरफ जो है वो आपने देखा कि बलूचिस्तान के ये परसों 18 तारीख को बलूचिस्तान में बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में ये बल्कि कोयटा में भी ये लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने वॉलंटरली ये काम किया कि जाके मोदी की तस्वीरें इंडियन फ्लैग और लेकर उनका पुतला लेकर ये कर रहे थे। चमन क्योंकि बॉर्डर और उस तरफ अफगानिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात सबको मालूम है कि इंडिया के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, और बहुत मोदी साहब ने विज़िट भी किया और डैम का इफ्तिताह भी किया, और उसके बाद ये कुछ 400-500 के करीब लोग आए और उन्होंने पथराव किया। जब यहाँ से जो है वो नारे लगाए जा रहे थे तो इस तरह लगा जैसे वहाँ से कुछ शरारत ज़रूर हुई है और उन लोगों को थोड़ा सारा उकसाया गया, जिस पर उन्होंने एक आखिरी काम ये किया, पहले पथराव और उसके बाद पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आतिश कर दिया। हालांकि इस तरफ आप देखें अफगानिस्तान का फ्लैग नज़र आतिश नहीं किया गया था और शायद चीज़ें इस तरह हो सकती थी कि यहाँ भी कोई शरारत हो जाती। उसके बाद शायद पाकिस्तान का, जिस तरह आपने अभी अपना बताया कि लेटेस्ट जो भी जो हमारे व्यूअर्स हैं आपने उनको अपडेट किया, लेकिन लास्ट खबर तक आने तक ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्स के लोग हैं उन्होंने उनसे डिमांड की है कि अनकंडीशनल आप लोगों की तरफ से माफ़ी आएगी तो तब बॉर्डर खुलेगा। ये अभी तक माफ़ी आई तो नहीं शहजादा साहब? नहीं अभी तक नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हम जाकर अपने लोगों को बताएंगे, और मेरे ख्याल में उन्होंने जाके अपने हुकाम को बताया, अपनी गवर्नमेंट को बताया कि ये उनकी डिमांड है। अब उनकी गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह बिहेव करती है, वो सोच समझ कर माफी मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। अमजद साहब, अब क्या करें? पाक अफगान ताल्लुकात के चश्मे से इस वाक़े को देखें
मोदी साहब के अफगानिस्तान में असर और रसूख के चश्मे से देखें, आपकी नज़र में कड़ियाँ कैसे मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये वाक़या जो है ये स्पॉन्सर्ड था और कोई मौका ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता, कोई मौका ऐसा नहीं था अफ़गानिस्तान में जहाँ कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो या हमारे ऊपर कोई ऐसा शिकायत उनको हो इस मौका पे और ये हरकत की जाती। चुनांचे ये वहाँ पे वो एलिमेंट्स जो कि हिंदुस्तान के हाथों बिके हुए हैं और हिंदुस्तान की ही ज़बान से बात करते हैं, ये उनका एक अरेंज किया हुआ था। अब ये है कि ये सफारती ताल्लुकात में ये चीज़ें होती हैं, जब भी कभी इस तरह के वाक़यात हों तो आपको अपने मुफादात के तहत अपने आवाम के लिए आपको माफ़ियाँ भी उनसे मंगवानी पड़ती हैं और दूसरी साइड को मांगनी भी पड़ती है, माफ़ी देनी भी पड़ती, करनी भी पड़ती है। ये चीज़ जो है ये आपको याद होगा कि जब हमारे लोग सलाला पे मारे गए थे तो अमेरिका को भी बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। हमने 3 महीने ये रास्ता बंद रखा था। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहती हैं। अगर उनका मौक़िफ़ वसूली हो तो उनसे हटना नहीं चाहिए। उसके मुज़मरात वग़ैरह अपनी जगह पे, लेकिन फिर आपका अपना कौमी वक़ार भी मौजूद है, आप उसको पसे पुश्त रख के तो आगे कदम नहीं उठा सकते। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आपका स्टांस दुरुस्त है। इसमें बिज़नेस का नुकसान है, ट्रांसपोर्ट फंसी पड़ी है, ट्रेड, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है सेकेंडरी हैं, ये उसका हिस्सा हैं इस सारे खेल का जो अफ़गानिस्तान हमारे साथ खेल रहा है। आपको पता है कि पहले भी जब गेट बनाने का काम किया गया तो उस वक्त तुरखम पे मसला खड़ा हो गया और हमारे एक मेजर को उन्होंने मार दिया। हमने तो बड़ा तहम्मुल का सबूत दिया इसमें। जब पथराव कर रहे थे हमारे गेट के ऊपर और शीशे मारे जा रहे थे, शीशे तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त अगर ये पाकिस्तानी मुजाहिरीन होते तो इन पे ऊपर फायरिंग हो चुकी होती। ये तो हमने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया हमारे लोगों ने कि उनके मुजाहिरीन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें बड़ी कैजुअल्टीज हो सकती थी और अफगानिस्तान को इसके। ठीक, आप बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं फिर ब्रेक पे जाता हूँ। जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। ये मैं कह रहा था कि इसमें अफगानिस्तान को हमारी पोजीशन समझनी चाहिए कि हमने कितनी रियायत की है इसमें, और माफ़ी मांगना तो बिल्कुल एक बेयर मिनिमम बड़ी मामूली चीज़ है जो कि आप मुंह से कर सकते हैं। वरना तो असल चीज़ ये थी कि अफगान हुकूमत से मुतालबा किया जाता कि उन तमाम मुजरिमों को पकड़ के उनके खिलाफ पूरा एक्शन करें, उनको सजाएँ दें जिन्होंने हरकत की है बिला जवाज़, बगैर किसी इश्तियाल अंगेज़ी के। तो ये मैं समझता हूँ सूरत हाल ऐसी है कि माफ़ी कम अज़ कम उनको मांगनी चाहिए, इसके अलावा ये मसला हल नहीं होना चाहिए। आप ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ माफ़ी विल नॉट सफाइस। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, यहाँ पर इसे को आगे बढ़ाते हैं बात के पाकिस्तान अब कर क्या सकता है। बात करते हैं मेहमानों से इस ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाक अफगान चमन बॉर्डर की जो इस वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं अगर आपकी जानिब आऊँ, बहरहाल इस बॉर्डर से रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 हज़ार अफराद आते जाते हैं, तो उस पार यानी अफगानिस्तान की जानिब से कोई रियलाइजेशन है, कोई ईगरनेस है कि बॉर्डर दोबारा खुले, क्योंकि बहरहाल उस जानिब से गलत इकदाम हुआ है? आपकी इत्तलात इस हवाले से क्या है? देखें, बिल्कुल उस तरफ आप देखें कि उनके जो अच्छे खासे तादाद है उन ट्रेडर्स की और अफ़गान लोगों की जो इस तरफ आते हैं और उनका ट्रेड है। इसी तरह बॉर्डर टाउन जो है उनका बड़े मुफादात हैं इससे। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ जो है लोगों को मुश्किलात ज़रूर होंगी। और उस तरफ अब वो ज़रूर काबुल में और कंधार और उसके लोगों में बड़ा फ़र्क है। अब वो इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत की तरह, या पाकिस्तान के जो पाकिस्तान है एक वेल इस्टेब्लिश मुल्क है, उनकी तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत मुश्किल से अभी इस्टेब्लिश हुई है, या उनकी आर्मी या उनके सिक्योरिटी फोर्सेस या उनके बॉर्डर पे जो फोर्सेस हैं। यानी एक ही आईजी वहाँ आप देखें ना, पिछले दिनों जनरल अब्दुल राज़िक ने एक ही अपने ऑर्डर से कह दिया कि पाकिस्तानी रुपया जो है लेन देन ख़त्म कर दें, आप अपने पास रखेंगे और स्लो इसको आप ख़त्म। ये वो प्रेशर डालना चाहते थे, तो वो कोई ना काबुल ने उनसे पूछा ना और कोई मसले मसाइल जो है वो वहाँ वो हुए। एक ऑर्डर है, एक जनरल है, वो बाइख्तियार है, वो जो कुछ करे शायद काबुल भी जो है उसको बड़ी मुश्किल से मनाएगा। अभी तक वो वॉर लॉर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो फोर्सेस में भी हैं, उसमें अभी तक इस तरह इस्टेब्लिश नहीं है, टाइम उनको लगेगा। यस, मेरी अपनी जो है वो अपनी एक तज्जिया मेरा यही है कि वो ज़रूर करेंगे, और उसमें यही कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने, और वाकई हुआ भी इस तरह होगा कि एक किसी ने शरारत की होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस में से लोगों को इकट्ठा किया होगा और लोगों ने शरारत की होगी, उसमें पूरा मुल्क शामिल नहीं होगा,
اور میرے خیال میں اگر ہلکی پھلکی بھی ان کی اگر وہ آ جائے اور گورنمنٹ آف پاکستان ان سے یہ ڈیمانڈ کر کے ایک معافی نامہ آ جائے اور یہ ان سے ایشورنس لے لے کہ آئندہ اس طرح ریپیٹ نہیں ہوگا، میرے خیال میں بہتر ہے۔ جی امجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس پار اتنی سہولت سے کوئی پاکستان مخالف پروٹیسٹ کس طرح سٹیج ہو جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پرامن افغانستان ہمارے حق میں ہے، ہم اس کے حامی ہیں، افغان مہاجرین ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں؟ کوئی ہماری پالیسی ناکام ہو رہی ہے افغانستان کو لے کر؟ جی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان کی طرف سے بہت بڑے بڑے الزامات آتے ہیں، باوجود کہ وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا فوراً الزام ہمارے اوپر آتا ہے، ہم کبھی جواب نہیں دیتے۔ ہمارے فورن آفس سے آپ دیکھ لیجئے یا ہماری ملٹری قیادت سے دیکھ لیجئے، کبھی جواب نہیں آیا، اور کوشش یہی کی گئی، انفیکٹ ان سے طے ہوا تھا کہ ہم پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے تاکہ ماحول خراب نہ اور تعلقات بہتر کیے جائیں، لیکن اس کی وائلیشن افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ماحول خراب کرتے ہیں، بڑے بڑے الزامات عائد کر دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے اوپر بہتان لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پہ مائنڈ سیٹ چل نکلا ہے۔ پاکستان اس میں بہت ایک پازیٹیو رول رکھ رہا ہے کہ آپ پبلکلی آپ کسی چیز کے اوپر کوئی سٹانس نہیں ایسا لیتے جس سے کہ جھگڑا یا فساد بڑھے، لیکن یہ مسئلہ ہے نیشنل آنر کا۔ وہاں پہ یہ چیز عام ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ بھی لوگوں کسی کو بھی کہیں، وہ چند آدمی اکٹھے کر کے تو وہاں شور شرابہ کر دیں گے۔ آپ بات کنٹینیو کیجئے گا، مجھے یہ فرمائی دیجئے کہ پاکستان کے اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ سرحد کے اس پار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پاکستانی پرچم جل رہا ہے، اس جانب را کی مداخلت سے لوگ مر رہے ہیں، سو ہم بنیادی طور پر کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، ہماری ایمبیسی کے اوپر بھی حملہ وہاں پہ کیا گیا، ایمبیسی کے باہر بھی جھنڈے جلائے گئے۔ ابھی کر ہم یہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ، چونکہ افغانستان ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ نہیں کر رہا ہے ہندوستان کے دباؤ کی وجہ سے، وہ ہمارے پاس بارڈر مینجمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کر رہا ہے ہندوستان کے دباؤ کی وجہ سے، وہ ہمارے پاس یہ کمیونیکیشن اوور لیپ کا ایگریمنٹ ہم نے ان کو 2-2.5 سال پہلے بھیجا تھا، وہ ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں کیا اس کا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے طور پہ اپنے بارڈر کو، اپنے گھر کو دفاع کرنے کے لیے اپنا انڈیپینڈنٹ ارینجمنٹ شروع کر دیا ہے۔ یہ گیٹس بنانے بھی اسی لیے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ ہم نے خندق کھودی ہے، بعض جگہوں پہ ہم فزیکل میننگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ کچھ ایف سی کے نئے ونگز کھڑے کیے جا رہے ہیں جو کہ وہاں جا کے فزیکلی ان علاقوں کا دفاع کریں گے تاکہ کراس بارڈر موومنٹس کو روکا جائے۔ اگر افغانستان اس معاملے میں سنسیئر ہوتا ہے کہ وہ کراس بارڈر موومنٹ کو روکنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے اور بارڈر مینجمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہندوستان وہاں پہ فساد چاہتا ہے۔ اگر یہ خطہ افغانستان سٹیبلائز ہو جاتا ہے اور طالبان حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو انڈیا کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ان کا انفلوئنس اس طرح رہے گا نہیں، نہ ہی ناردرن الائنس کا انفلوئنس رہے گا کیونکہ طالبان حکومت کا حصہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے یہ اس خطے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا حل یہی ہوگا کہ افغانستان میں آج تو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس وہاں پہ حاوی ہیں۔ کسی سٹیج پہ اگر افغانستان کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ملک میں امن کا رستہ پاکستان سے ہے، انڈیا سے نہیں ہے، بلکہ انڈیا ہی ایک امن کے رستے میں رکاوٹ ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ہمیں احساس دلانا ہے امجد صاحب، یہ ہمیں احساس دلانا ہے افغانستان کی عوام کو؟ ہم تو بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ہمارے تو چیف آف آرمی اسٹاف جا کے ملتے رہے اشرف غنی سے اور اس کو یہ ایگریمنٹس وغیرہ چیزیں پکڑائیں، لیکن اشرف غنی خود بڑے کمزور ہیں، ان کے اپنا بچاؤ، ان کی اپنی سروائیول جو ہے وہ اسی اینٹی پاکستان ریٹورک کے اوپر ہے۔ یعنی افغانستان کے لوگوں کو یہ سیلف ریلائزیشن ہوگی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر معاملات بہتر، ورنہ نہیں ہو سکیں گے یہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امجد شعیب صاحب۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شہزادہ رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے بہرحال اب افغان حکام کو یہ کہا گیا ہے کہ اس پرچم نظر آتش کیے جانے کے واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی جائے۔ امجد شعیب صاحب کی دانست میں یہ ہونا ضروری ہے لیکن یہ ناکافی ہے، پاکستانی حکومت کو افغان حکومت پر یہ زور دینا چاہیے کہ ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جنہوں نے بہرحال یہ سنگین قدم اٹھایا ہے۔ ایک بریک، اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ تازہ حقائق سے متعلق انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافے کے ایک غیر سرکاری تنظیم کے حقائق کیا بتا رہے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان میں بچے کتنے غیر محفوظ ہیں اس کا اندازہ آپ صرف ٹی وی اور چند اخباری خبروں کو دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک تازہ رپورٹ جو کہ غیر سرکاری تنظیم ساحل کی ہے وہ اس صورتحال کو مزید تشویشناک بنا رہی ہے جب ہمارے سامنے اس طرح کے حقائق آتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کے ابتدائی 6 ماہ میں بچوں کو صرف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے جو واقعات ہیں ان میں 36% اضافہ ہوا ہے۔
ये आपके सामने एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं हकाइक कि हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने, उन्हें कौम का मुस्तकबिल कहने के जो दावे करते हैं वो किस हद कदर खोखले हैं या हम उनमें कितने संजीदा हैं। सो ये हकाइक हमें बयान क्या कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं आप तंजीम साहिल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जहन में रहिए तंजीम नाज़रीन गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रही है। मुनीज़ बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया। तो मुनीज़ साहिबा, ये 36% अगर इजाफा वाक़यात में हुआ है, ज़ाहिर बात आपकी तंजीम जो मालूमात ले रही है मुख्तलिफ अखबारों से ले रही है, तो हमें कैसे पता चले सिर्फ रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं वाक़यात या एक्चुअली इनकी अकरेंस ज़्यादा हो गई है? वो जी दोनों चीज़ें होंगी ना, क्योंकि अकरेंस तो है ही ज़्यादा जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, मगर ये ज़रूर है कि लोग सामने आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पता लग रहा है, लोग आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं कि ये ज़्यादती हो रही है। सो ये एक बहुत हमारे आप ये कह रही हैं कि ये रिपोर्ट ज़्यादा होने का एक मकसद ये है कि अवेयरनेस लोगों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से बढ़ रही है और लोग कदम उठाने को तैयार हैं, जो बहुत बड़ी बात है ना, कि आपको रजिस्टर करना, केस करना एक बहुत बड़ी बात है, तो वो भी एक हमारे लिए तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है, वाक़यात रिपोर्ट भी हो रहे हैं और आप फरमा रही हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकरेंस के साथ भी। सो अवेयरनेस भी बढ़ रही है लेकिन वाक़यात भी कम तो नहीं हो रहे, इसको क्या करें? देखिए, अवेयरनेस बढ़ने में आप फौरी तौर पे, एक तो ये अवेयरनेस जो है ना, एटीट्यूड्स फौरन नहीं चेंज होते, और ये काफ़ी भी, खाली अवेयरनेस भी काफ़ी नहीं है काफ़ी। एक तो जैसा एक बात है कि जी लॉज होनी चाहिए, लॉज अब हैं और उन पे कदम उठाया जाता है, और इससे पहले भी काफ़ी लॉज स्ट्रॉन्ग थे, मगर ये कि हिम्मत करें, लोग कहें कि ये ख़राब है, ये गलत है, चाहे हमारे रिश्तेदार ने किया है हम फिर भी कदम उठाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये तब्दीली लाने में और आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अवेयरनेस आप देंगे मगर फिर भी टाइम लगेगा लोगों को ये समझने में कि हाँ ये इतना बड़ा क्राइम है, हम अपने बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। लोग आमतौर पे यहाँ पे आपको पता है ऑनर किलिंग क्या चीज़ है, वो अगर समझते हैं कि ये इज्जत में हम मार डालें किसी को, तो जिसने बोलना ही नहीं आगे सामने आपके, या वो आपने बात सामने आने नहीं देनी, तो वो तो वहीं दब जाएगी है। उसके साथ साथ ये जरूरी है कि कुछ सजाएं भी हों, मुजरिम पकड़े जाएं। हाँ, सो इस हवाले से क्या फाइंडिंग्स हैं? सजाएं भी हो रही हैं लोगों को? बिल्कुल हो रही हैं जी, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम निकालते हैं, एक हमारे पास है जो हम 3-4 साल बाद देखते हैं कि जी कितनी केसेस में क्या पनिशमेंट्स, बड़ी बड़ी सख्त पनिशमेंट्स भी दी गई हैं, 25 साल, डेथ सेंटेंस, ये सब है। मगर अगर सेंटेंसेस से जी लोग रुक जाते तो आज आपका क्राइम ही ना होता, ठीक है ना। सो सिर्फ सेंटेंसेस से नहीं रुकते, समझ से, ये एहसास होना कि जी ये एक चीज़ जो है हम नहीं होने देंगे, बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत देना, क्योंकि हम बच्चों को एक तरफ से तो अपनी जान से प्यार करते हैं और एक तरफ से हमें कोई फिक्र ही नहीं होती कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। ये मैंने ये इसलिए भी पूछा था कि हम ये देख पाएं कि क्या पुलिस ऐसी तमाम आने वाली रिपोर्ट्स को एंटरटेन करती है या अमूमन इन वाक़यात में भी पहलू तही करती है कि ना दर्ज हो वाक़या जी, आपस में निपटा लें इस वाक़े का। ये तो होता है जी, अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है। अब अगर हम देखें कि 82 केसेस इन इस 6 महीने में रिफ्यूज़ की गई पुलिस की जानिब से, मगर उसमें मैं ये भी समझती हूँ पुलिस कई दफ़ा सोचती है कि ये इनकी लड़ाई कहीं और है। जिस तरह कसूर केस में उन्होंने कहा जी लड़ाई तो ज़मीन की है, इन्होंने ये चाइल्ड अब्यूज़ के केस डाल दिए, तो वो शायद मुहतात इस बात पे रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल ऐसा करते। एक और आपकी रिपोर्ट जो हाईलाइट कर रही है कि जो इस तरह के वाक़यात का निशाना ज़्यादा बन रहे हैं वो 5 साल तक की उम्र के लड़के हैं, लड़कियों की निस्बत ज़्यादा हैं, और इसी तरह 11 से 15 साल तक की उम्र के लड़के हैं। सो हम अखज़ क्या करें कि लड़कों के साथ इस तरह के जराइम हो सकते हैं, माशरा सेंसिटाइज नहीं है, इसलिए लड़के ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो विक्टिम लड़कों के हम समझते हैं सेफ हैं, लड़के हैं, बाहर चले जाओ, जो मर्जी है कर लो, बाहर भेज दें, किसी के साथ चले गए, सारा जो ज़रा बड़े हैं कि भाई ठीक है। लड़कों के हवाले से एहतियात का वो लेवल नहीं है, बहुत कम है। और ये अब आ रहा है आपको पता सामने कि जी लड़कों की केसेस सामने आ रहे हैं, वरना हमेशा लड़कियां ज़्यादा होती थी, वर्ल्ड वाइड भी लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं, मगर यहाँ पहली दफ़ा ये हम देख रहे हैं कि लड़कों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। एक हम और भी समझते हैं कि जी लड़के बताएंगे भी मुश्किल से, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शायद हम पे कोई बात पड़ेगी, हमारी लड़के हैं, हमारी कमज़ोरी सामने आएगी, तो वो बताते भी मुश्किल से। मगर फिर भी आप देखें कि ज़्यादातर अब लड़कों के केसेस सामने आ रहे हैं। ये किस
क्लास के बच्चे या लड़के हैं जो विक्टिम हैं? स्ट्रीट चिल्ड्रन ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इस अब्यूज़ का, या अक्रॉस द बोर्ड तमाम बच्चे गैर महफूज हैं? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? देखें जी, बात यह है कि वनरेबल चिल्ड्रन एक ग्रुप होती है जिसमें जाहिर है जो बच्चे छोटी उम्र में काम पे गए हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, कोई बेगिंग में चले गए हैं, कोई उठाए गए हैं, कोई वाकई ट्रेड में डाले गए, तो वो तो हैं ही वनरेबल। डज दैट मीन जो घरों में महफूज हैं बच्चे वो इस तरह के अब्यूज़ का निशाना नहीं बन रहे? नहीं, ये भी नहीं, मतलब वो भी बन रहे, वो भी बनेंगे। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, एंड जो आप कह सकते हैं एजुकेटेड और एलीट क्लास जिसको आप कहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा छुपेगी बात। और ये हमें वाज़े है क्योंकि जब हेल्पलाइंस आती हैं तो उसमें वो बच्चे भी कॉल कर रहे होते हैं जो हुआ फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स एंड दे हैव डिस्क्लोज्ड कि जी हमारे साथ जाती होती है। So, इसका मतलब है इसका जो सद्देबाब का है वो घर की सतह पर एक आगाही और अवेयरनेस से होगा, बहुत ज़रूरी है हर जगह जी। और वो जो एहतियात है वो लड़के और लड़कियों तक बराबर एक्सटेंड बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीज़ बानो साहिबा, CEO तंजीम साहिल की। इनकी तंजीम बहरहाल ये काम कर रही है कि अखबारों में जो वाक़यात नाज़रीन रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बहरहाल इनकी तंजीम के मुताबिक 2000 से ज़ायद वाक़यात हैं जो सिर्फ इस साल के इब्तदाई 6 माह में रिपोर्ट हुए हैं, उनको जमा करके एक हमारे माशरे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनकी मंजर कशी करती है। हमें इससे अख़ज़ ये करना है कि हम बच्चों को किस तरह महफूज बनाएं। बात बड़ी सादा सी है कि लड़के हों या लड़कियां, बच्चे हैं, और बच्चों की जो एहतियात है उनके हवाले से जो आगाही का सिलसिला है वो घर से शुरू होगा। हम सबको इसमें हिस्सा डालना होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।